जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसजी एकेडमी 2.0 में। साथियों, डीएलएड 2023-25 का सेशन चल रहा है, जिसमें से आपके पहले सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी में संभावित है। इसी क्रम में हम लोग दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है साथियों, तो हमारे चैनल एसजी एकेडमी 2.0 पर आइए और अपनी तैयारी कीजिए। परीक्षा की तैयारी हम लोग परीक्षा के पैटर्न के अनुसार करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, हम लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो साथियों, परीक्षा का पैटर्न है, सबसे पहले परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न और फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघुत्तरीय और फिर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों, हम लोग पवन सीरीज से सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय, फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग डिटेल से समझते हुए करेंगे। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग क्वेश्चन आंसर क्विज के माध्यम से संपन्न करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। परीक्षा के पास आते आते हम लोग अच्छे से अपनी तैयारी संपन्न कर लेंगे। साथियों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में कुल 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एक बार सभी सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद क्रमवार हम सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे परीक्षा के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी का शिक्षण, दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी का शिक्षण, तीसरा है गणित का शिक्षण, चौथा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, पांचवा है विज्ञान का शिक्षण, छठवां है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, सातवां है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो इसी क्रम में हम लोग अपना अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी का शिक्षण करेंगे, उसके पश्चात हम लोग क्रमवार जैसे अंग्रेजी, विज्ञान, इस प्रकार से हम लोग अपना पूरा अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी का शिक्षण स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आगे इसी प्रकार अति लघुत्तरीय और फिर लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। चलिए साथियों, पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी का कक्षा शिक्षण। तो ये देखिए, पवन सीरीज से हम लोग पहला सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, हिंदी का कक्षा शिक्षण। तो एक बार हम लोग सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, फिर अति लघुत्तरीय और फिर लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट अपने बहुविकल्पी प्रश्नों पर चलते हैं। जैसा कि देखिए, प्रश्न दिया गया है विस्मयादि बोधक चिन्ह एवं अन्य चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। ठीक इसी प्रकार हैं क्वेश्चंस। जब हम अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे तब इनकी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, आज चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। तो ये देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आ गया आपके सामने। पहला प्रश्न है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो बताइएगा आंसर आप लोग, लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है। ऑप्शन हो जाएगा वर्ण लिपि, सेकेंड ऑप्शन है अक्षर लिपि और थर्ड ऑप्शन है चित्रलिपि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चित्रलिपि। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पुराने समय में जब आदिमानवों का युग हुआ करता था या सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग देखेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चित्रों के द्वारा जो है उस समय के लोगों द्वारा बातें समझाई गई हैं, जो कि आज हम लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि वो चीज़ क्या है। लेकिन वो चित्रलिपि के माध्यम से, चित्र के माध्यम से वो अपनी बातें समझाने का प्रयास किए हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि लिपि का विकास सबसे पहले चित्र के माध्यम से ही हुआ था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है कूट,
सेकेंड ऑप्शन है पादप और थर्ड ऑप्शन है घान, फोर्थ ऑप्शन है आगार। तो इसका राइट जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट। इसका राइट आंसर है कूट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो हिंदी में दो ध्वनियां मानी जाती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो इसमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी अल्प प्राण ध्वनियां हैं, क, ग और ब अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, और ख अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो ये कौन सी ध्वनि है? महाप्राण है। कौन सी है? महाप्राण। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अंग अह वर्ण कहलाते हैं। अंग अह वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है अयोगवा, दूसरा ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है स्पर्श व्यंजन और चौथा है स्वर। तो अंग अह कहलाते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह में ऐसे वर्ण आते हैं जिनके ऊपर बिंदी या उनके साइड में डबल बिंदी दी गई रहती है, तो वो वर्ण जो है अयोगवाह कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कामायनी के लेखक हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्न कहना चाहता है कि कौन सी प्रणाली है जिसके माध्यम से छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से बने रहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है अभिनय प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है गति प्रणाली और चौथा ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली, है ना। जब टीचर बच्चों से प्रश्न करता है या बच्चे टीचर से प्रश्न करते हैं, तो उस हिसाब से दोनों के बीच में संवाद अच्छा खासा हो पाता है, अच्छे से दोनों सक्रिय रहते हैं। इसलिए ये प्रणाली ऐसी है कि छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रूप से कक्षा में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जागृत शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द का अर्थ होता है जस्ट अपोजिट, उल्टा, यानी जो शब्द दिया गया रहता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा। तो जागृत का हो जाएगा ऑप्शन है सुषुप्त, दूसरा ऑप्शन है विषुप्त, तीसरा ऑप्शन है शयन, चौथा ऑप्शन है चेतना। ठीक है, तो हमारा राइट जवाब हो जाएगा सुषुप्त। जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ और सुषुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखकर बताइए कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है ममता, तीसरा ऑप्शन है अच्छाई और चौथा ऑप्शन है सुरेश। तो इसमें राइट जवाब क्या होगा? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखकर बताते हैं। पुस्तक, इसमें किसी पुस्तक का नाम नहीं दिया गया कि कौन सी पुस्तक, गीता, बाइबिल या कोई अन्य पुस्तक, किसी पुस्तक का नाम नहीं दिया, ना किसी राइटर का नाम दिया गया है। तो यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा, जातिवाचक यही है। ठीक है, अगर इसमें किसी पुस्तक का नाम दे दिया गया होता तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता, न कि जातिवाचक में। सेकेंड ऑप्शन में देखिएगा, इसमें ममता लिखा हुआ है, तो ममता एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा तो है लेकिन ममता एक नाम भी है, इसलिए ममता किसी व्यक्ति का नाम है तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया। ठीक है, और अच्छाई किसी की क्वालिटी को बता रहा है, तो किसी की गुण को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अच्छाई भी नहीं होगा जातिवाचक में। सुरेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही राइट है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में कौन से मार्ग ऐसे हैं जो कि बाधा पहुंचाते हैं?
पहला ऑप्शन है संकोच, दूसरा ऑप्शन है झिझक, तीसरा ऑप्शन है शर्मीला होना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि ऑप्शन से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर संकोच भी होता है, झिझक भी लगती है और शर्मीलापन भी उनके अंदर होता है। जब ये चीज़ें उनके अंदर होती हैं तो उनको सीखने में बहुत ही बाधा होती है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूतकाल के कितने भेद हैं? बताइए। ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। तो क्या उपयुक्त अवसर है? ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक स्तर और थर्ड ऑप्शन है स्नातक स्तर, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए यहाँ एक शब्द क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन है यथासंभव, सेकंड ऑप्शन है यथासाध्य, थर्ड ऑप्शन है असंभव और फोर्थ ऑप्शन है यथाक्रम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जितना संभव हो सके का राइट जवाब हो जाएगा यथासंभव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यथासंभव। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पहला ऑप्शन है थोड़ा, दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है कठिन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कठिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कर्ता, धातु, कर्म या विशेषण? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्य को, क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है दृश्य काव्य, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य काव्य, तीसरा ऑप्शन है अ व ब दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य को दोनों भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पठन का अर्थ है सस्वर वाचन, मौन वाचन या अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। पठन दोनों प्रकार से किया जाता है दोस्तों। सस्वर वाचन अर्थात बोलकर भी वाचन किया जाता है और मौन वाचन अर्थात अपने मन में ही मनन करना होता है, जिसमें आवाज़ बाहर नहीं आती और मन में ही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ व ब दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, वाचन गति का विकास, सेकंड ऑप्शन है पठित सामग्री का अधिग्रहण, थर्ड ऑप्शन है वाचन का अभ्यास, फोर्थ ऑप्शन है अ व ब दोनों। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ व ब दोनों, अर्थात वाचन गति का विकास भी होता है, पठित सामग्री का अधिग्रहण भी होता है। दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपसर्ग, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यय, थर्ड ऑप्शन है संधि और फोर्थ ऑप्शन है समास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी शब्द है, अगर उसके किसी भी शब्द के पहले कोई शब्दांश लगाया जाता है
और लगाकर उस शब्द के पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग ऐसी चीज है जो कि किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द के पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, है ना। ऑप्शन संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है विशेषण और चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी शब्द के अंत में आते हैं, जो किसी शब्द के अंत में आकर के उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अभी जैसे हमने उपसर्ग की चर्चा की, तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के मूल शब्द के पहले आते हैं और उसका अर्थ जो है परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो आइए देखिए, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका प्रत्यय हो जाएगा प्रति। इसका प्रत्यय क्या होगा? प्रति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं साथियों। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। साथियों इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि दी गई है। इसमें प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय नहीं, यहाँ उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसर्ग। तो आप लोग इसे सुधार लीजिए, उपसर्ग होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन है प्रति, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यय, थर्ड ऑप्शन है प्र और फोर्थ ऑप्शन है प्रत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रति। ठीक, इसको लिखते हैं प्रति प्लस अच्छ, प्रति प्लस अच्छ, दोनों को मिलाकर बनता है प्रत्यक्ष। ठीक है, दोनों को मिला क्या बनता है? प्रत्यक्ष। ठीक, चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 22 क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वाक्य के प्रारंभ में, सेकेंड ऑप्शन है वाक्य के मध्य में, थर्ड ऑप्शन है वाक्य के अंत में। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है रेखा के रूप में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन है पहला मित्र, सेकेंड ऑप्शन है सूचना, थर्ड ऑप्शन है उपहार और फोर्थ ऑप्शन है अध्याय। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानने करके भी या आ ई करके भी इसको पहचान सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग इसको पहचानते हैं जैसे अच्छा, अच्छी, ये सब चीज़ का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मित्र अच्छा है। ठीक है, मित्र को हम मित्र अच्छी है नहीं कह सकते, मित्र अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है सूचना। सूचना क्या हम कहेंगे कि सूचना अच्छी है या सूचना अच्छा है? ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे इसमें? सूचना अच्छी है। उपहार, थर्ड ऑप्शन है उपहार। उपहार को क्या कहेंगे? उपहार अच्छा है या अच्छी है? उपहार अच्छा है। अध्याय, अध्याय, ठीक है ना, अध्याय पढ़ा जाता है या अध्याय पढ़ी जाती है? अध्याय पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूचना अच्छी है। ठीक है, या अच्छी सूचना है, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए 24 क्वेश्चन करते हैं। चौराहा शब्द में समास है। यहाँ समास पूछा गया है, आप लोग समास बताइएगा। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सेकेंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए लिखा है चौराहा, अर्थात इसको जो हम विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा चार राहों का समूह, चूंकि संख्या प्रदर्शित हो रही है। ठीक है,
जहाँ संख्या प्रदर्शित हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन समास होता है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन है। कोई खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ऑप्शन है निश्चयवाचक, सेकेंड ऑप्शन है प्रश्नवाचक, थर्ड ऑप्शन है निजवाचक और फोर्थ ऑप्शन है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में दोस्तों इसमें कोई भी चीज़ होती है जो चीज़ निश्चित रूप से प्रत्यक्ष होती है, जैसे वह लड़का, यह लड़की, ये सब चीज़ें जो आती हैं तो वो निश्चयवाचक में जाती हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा होता है। ठीक है, निजवाचक में स्वयं, है ना, आदि जैसे शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, अनिश्चयवाचक में कोई शब्द आता है। कोई, यहाँ कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 करते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ऑप्शन है कवित्री, सेकेंड ऑप्शन है कवियत्री, थर्ड ऑप्शन है कवयित्री और फोर्थ ऑप्शन है कवियत्री। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया गया है ताकि आप लोग इसको क्वेश्चन को गलत करके आए, है ना। इसका राइट जवाब हो जाएगा कवयित्री। ठीक, चलिए 27 क्वेश्चन करते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो व्याकरण में वचन का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रतीक्षा, संख्या, बोली या भाषा। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ है संख्या। जैसे कहते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध, द्विवचन में दो संख्या का बोध और बहुवचन में दो से अधिक संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या। चलिए 28 क्वेश्चन करते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है पुत्र, तीसरा ऑप्शन है मित्र और चौथा ऑप्शन है बंदर। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंदर, है ना। ये फेमस डायलॉग आपने सुना होगा रावण और हनुमान जी के संवाद में। तो रावण जो है हनुमान जी को मरकट करके संबोधित करता है। मरकट का पर्यायवाची भी होता है बंदर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा हम लोग बताएंगे कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है ममता और तीसरा ऑप्शन है अच्छाई, चौथा ऑप्शन है रमेश। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक। ममता है व्यक्तिवाचक, इधर अच्छाई गुणवाचक, इधर रमेश भी क्या आ जाएगा, रमेश भी आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फ का उच्चारण स्थान है। फ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन है कंठ, सेकेंड ऑप्शन है ओष्ठ, थर्ड ऑप्शन है तालव्य और फोर्थ ऑप्शन है मूर्धन्य। ठीक है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। ठीक, जब हम अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में इसकी चर्चा कर लेंगे इन चीज़ों की। ठीक है, तो वहाँ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग केवल क्विज पर ध्यान देते हैं। चलिए, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी, सेकेंड ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन इंसाल्ला खां और फोर्थ ऑप्शन प्रेमचंद। इसका राइट जवाब हो जाएगा इंसाल्ला खां। इंसाल्ला खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 32, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पहला कवित्री, सेकेंड ऑप्शन है कवित्री, थर्ड ऑप्शन है कवियत्री और फोर्थ ऑप्शन है कवयित्री। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। ठीक, चलिए 33 क्वेश्चन करते हैं। व्याकरण में वचन शब्द का सही अर्थ क्या है? वचन का क्या सही अर्थ है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है ये। ठीक है,
पहला ऑप्शन है प्रतिज्ञा, सेकेंड ऑप्शन है संख्या, थर्ड ऑप्शन है बोली और फोर्थ ऑप्शन है भाषा। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा संख्या। ठीक, 34 क्वेश्चन करते हैं। अच्छाई, मानवता, बचपन संज्ञा के उदाहरण है। तो कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक, चलिए 35 क्वेश्चन करते हैं और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? पहला ऑप्शन कैसा, सेकंड ऑप्शन लाल, थर्ड ऑप्शन तिकोना और फोर्थ ऑप्शन थोड़ा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा थोड़ा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।